शुभ अपराह्न, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज रेडियो बूज के इस आंगन में रेडियो बूज परिवार के साथ हम सब गुरुग्राम के मशहूर प्रख्यात साहित्यकार और कवि बंधुओं मित्रों के साथ यहाँ उपस्थित हैं और आज आप सब इन प्रबुद्ध साहित्यकारों के माध्यम से इनकी रचनाओं का रसास्वादन करेंगे और ये जानेंगे कि कविता क्या है कविता में जो दूसरों तक जाता है और क्या है कविता में जो एक मन से दूसरे मन के भीतर जाकर अपनी पैठ वहां बना लेता है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ इस शहर के बड़े प्रबुद्ध साहित्यकार विद्वजन जो आज रेडियो बूज परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय करवा दूं, जो कि स्वयं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रेडियो बूज परिवार के डायरेक्टर निदेशक के तौर पर जिन्हें आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मुकेश गंभीर आपके बीच हैं, जिनके आमंत्रण पर, जिनके स्नेह निमंत्रण पर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और वैसे तो ये हमारे परिवार के मुखिया हैं, पर आज कमान हमारे हाथों में है, इसलिए इनका परिचय देना भी आज हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और उसके पश्चात श्री नरेंद्र शर्मा खामोश अपने नाम के अनुरूप बेहद सरल सहज साहित्यकार गुरुग्राम से आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनकी रचनाओं को सुनकर, जिनकी कविताओं को सुनकर भीतर का दीवानापन कहीं सामने स्वतः ही आकर के प्रकट हो जाता है। और आपके साथ आज यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज तिवारी, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं, लेकिन बेहद सहज और सौम्य व्यक्तित्व को धारण किए हुए हैं और जिनकी कविताएं सीधे सीधे पाठक को मन से जोड़ देती है और छात्र वर्ग में एक ऐसा उत्साह जागृत करती है, जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर सोई हुई आशाएं भी पुनः जीवित हो उठती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बूज परिवार में। और हमारे बीच आज मौजूद हैं मुक्ता मिश्रा जी, जो कि एक बड़ी समाज सेविका हैं और अपने अथक प्रयासों से इस समाज को बेहतरी की ओर ले जाने की दिशा में प्रयासरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुक्ता जी। और मुक्ता जी के साथ साथ हमारे बीच हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती निवेदिता चतुर्वेदी जी, जिनकी नज़में, जिनकी गज़लें बेहद मोहब्बत को समेटे हुए हैं और जो ऐसा मानती हैं कि कविता में अगर प्रेम ना हो, कविता में संवेदना ना हो, तो कविता की पृष्ठभूमि कुछ अधूरी सी लगती है। हमारे बीच आज मौजूद हैं गुरुग्राम के वरिष्ठ, बेहद स्पष्टवादी और आईने की तरह पारदर्शी साहित्यकार श्री त्रिलोक जी कौशिक, जो अपनी बात को सीधा पाठक के दिलो दिमाग पर ऐसा अंकित कर देते हैं कि पाठक सुनने के बाद उस पर सोचने को मजबूर होकर के रह जाता है। और मैं आप सभी की दोस्त, आज आपकी होस्ट मोनिका शर्मा आज आपके बीच हूँ और एक सुंदर सी काव्य गोष्ठी, एक सुंदर सी इस दोपहर में आज हम सब इनकी रचनाओं का, हम सब की रचनाओं का आनंद लेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं एक सुंदर सी सांझ की ओर, जहां काफी रस में डूबे हुए आप सब ये महसूस करेंगे कि कविता अपने साथ क्या लेकर चलती है। सबसे पहले मैं आज इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित करूंगी हमारे गुरुग्राम के वरिष्ठ साहित्यकार, जो कि ना केवल उम्र में ही हमसे बड़े हैं, बल्कि पद और कद में भी हमसे बड़े हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उनको ये आदर और सम्मान देते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करूं इस गुरुग्राम के प्रिय साहित्यकार श्री त्रिलोक जी कौशिक कि वो आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया मोनिका। प्रणाम मित्रों। मैं यहाँ जब हम स्टूडियो में आए, उससे पहले जब हम बाहर थे, तो कविताओं को लेकर, साहित्य को लेकर हम बहुत सारे सवालों से आपस में जूझ रहे थे और बूझ भी रहे थे और कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, पर एक छटपटाहट मेरे अंदर आ गई और मैंने मन से ये फैसला कर लिया कि मैं आज कविताओं के बारे में ही 2 कविताएं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मरघट का सामान नहीं है कविताएं,
मरघट का सामान नहीं है कविताएं, कविताएं जीवन की अनुपम थाती हैं। क्या बात। और आखर आखर मुंह से बोला करती हैं, आखर आखर मुंह से बोला करती हैं, जब कविताएं आपस में बतियाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चुपके चुपके पास बैठकर सुना करो, चुपके चुपके पास बैठकर सुना करो, कविता के चुप से आवाजें आती हैं। क्या है, बहुत बढ़िया। चुपके चुपके पास बैठकर सुना करो, कविता के चुप से आवाजें आती हैं और भीतर भीतर अंधियारे से लड़ती हैं। भीतर भीतर अंधियारे से लड़ती हैं, जब कविताएं हंसकर रात जगाती हैं। क्या बात है। मरघट का सामान नहीं है कविता, बहुत खूबसूरत। कविताएं जीवन की अनुपम छाती हैं। आगे बढ़ता हूं कि उस पथ की माटी उजली हो जाती है, उस पथ की माटी उजली हो जाती है, कविताएं जिस पथ से चलकर आती है। और कविताएं संवेदन की धड़कन वाली, वो जो ऊपर से बहुत बड़बोलापन करती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कविताएं संवेदन की धड़कन वाली, पूरे मन से जन से मिलने जाती है। बहुत क्या। और कविताएं सरहद पर पहरा देती हैं। क्या बात। बहुत अच्छा। कविताएं सरहद पर पहरा देती हैं, कविताएं वीरों की घायल छाती हैं। बहुत सुंदर। मरघट का सामान नहीं है कविताएं, कविताएं जीवन की अनुपम छाती हैं। बहुत ही मार्मिक। मोनिका अनुमति दें तो मैं इस कविता का जो अगला चरण है, क्योंकि असल में ये एक ही कविता है। नहीं, आप पढ़िए। कविता के बारे में भाग 2 पर आ रहे हैं हम, कि जो राग जिंदगी का गाएं वे कविताएं, जो राग जिंदगी का गाएं वे कविताएं, वे कविताएं जीवन की फसल उगाती हैं। जब जब कविता के बरगद के नीचे बैठा, तब मुझको सूर कबीरा मीरा याद आए। जब महानाश के बादल सर पर मंडराए, तब तब मैंने दिनकर की वह हुंकार सुनी। जब दुर्गा रूप लक्ष्मी बाई को सोचा, तब देश प्रेम को गाती मिली सुभद्राएं। बहुत अच्छा। जब लगा सो गई है कविता, जब लगा अंधेरा गहरा है, जब लगा समय सरिता का जल अब लगभग ठहरा ठहरा है, जब लगा समय का गायक अब सचमुच ही गूंगा बहरा है, जब लगा समंदर सूख गया है करुणा का, जब लगा हर तरफ केवल सहरा सहरा है, तब भीतर भीतर घिरे मेघ बिजली कड़की, तब भीतर भीतर घिरे मेघ बिजली कड़की, उन्नत ललाट ऋषिकल्प निराला भास्वर स्वर, सुनकर जागा मेरे भीतर का चिर निनाद। क्या बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। तब भीतर भीतर घिरे मेघ बिजली कड़की, उन्नत ललाट ऋषिकल्प निराला भास्वर स्वर, सुनकर जागा मेरे भीतर का चिर निनाद। फिर याद मुझे आए युग के वे कथाकार। वो सब कविता है, चाहे कहानी के रूप में है, नाटक के रूप में है, या छंद में बंधा हुआ है। काव्य शास्त्र को जानेंगे समझेंगे तो कविता ही उसको नाम दिया गया है। सुनकर जागा मेरे भीतर का चिर निनाद, फिर याद मुझे आए युग के वे कथाकार, मैला आंचल धोते फणीश्वर नाथ मिले। मैला आंचल धोते फणीश्वर नाथ मिले, प्यासी धरती को जल देते दो हाथ मिले। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैला आंचल धोते फणीश्वर नाथ मिले, प्यासी धरती को जल देते दो हाथ मिले, थे उसी डगर पर कर्म भूमि के प्रेमचंद। जीवन के द्वंद्वों को पढ़ते गढ़ते मुक्ति के नवल छंद। बहुत अच्छा।
जीवन के द्वंद्वों को पढ़ते गढ़ते मुक्ति के नवल छंद, मैं मन ही मन उनकी गोदी में जा बैठा। वाह, गोबर धनिया से बातें की, बहुत अच्छा। होरी दादा के चरण छुए, क्या वाह बात। वाह। वैरात पूस की उतर गई मेरे भीतर, सदगतियों में दुर्गतियां देखी रह रह कर, दो बैलों ने फिर बंधन तोड़ दिए सारे। ये सारी प्रेमचंद की की कहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वह रात पूस की उतर गई मेरे भीतर, सदगतियों में दुर्गतियां देखी रह रह कर, दो बैलों ने फिर बंधन तोड़ दिए सारे, फिर नए पंथ की ओर चला पूरा भारत। खुल गई आंख, देखा फिर मैंने अंधा युग, बहुत सुंदर। खुल गई आंख, देखा फिर मैंने अंधा युग, भारती कनु प्रिया के मुझ में समा गई। परिणय भी है जीवन की जय का एक मार्ग, परिणय भी है जीवन की जय का एक मार्ग, इस पर चिंतन का कितना कुछ सामान मिला। क्या बात। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। चक्की चूल्हा कुतिया वे मैंने भूख पड़ी, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। और बाबा को जो पहली बार देखा था मेरी आंखें भर आई थी। अद्भुत अद्भुत व्यक्तित्व था। चक्की चूल्हा कुतिया वे मैंने भूख पड़ी, उतरे बाबा मन के आंगन में छनन छनन। क्या बात है। शब्दों की पायल अद्भुत थी, अद्भुत थे वे परिचय के क्षण, आलोक धर्मी बादल बारिश मिट्टी के कण, वे नागार्जुन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम रूप गुण गरिमा के कितने मनीष, नाम रूप गुण गरिमा के कितने मनीष, इस भारत भू पर तप करते कविता का और कथाओं का। बहुत अच्छा। ये भारत भू, ये गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। बहुत अच्छा। ये भारत भू, ये गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। यह वैतरणी, यह संस्कार की समिधा भी, क्या बात है। इसकी माटी के सरकंडे भी गाती। बहुत क्या सुंदर, बात। बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा। यह वैतरणी, यह संस्कार की समिधा भी, इसकी माटी के सरकंडे भी गाती हैं। है कलम हमेशा दायित्वों का बोध लिए, क्या बात। है कलम हमेशा दायित्वों का बोध लिए, हैं कलमकार ने जीवन में नित शोध किए। बहुत अच्छा। बिल्कुल। है कलम हमेशा दायित्वों का बोध लिए, हैं कलमकार ने जीवन में नित शोध किए। सुविधा साधन का आराधन कवि कर्म नहीं। क्या कहने हैं। बहुत ऐसा बहुत। सुविधा साधन का आराधन कवि कर्म नहीं, यह बच्चन का अग्निपथ है यदि मानो तो। बहुत अच्छा। सुविधा साधन का आराधन कवि कर्म नहीं, यह बच्चन का अग्निपथ है यदि मानो तो। यह तिमिरावृत संसद का कोई भवन नहीं। क्या बात। क्या बात। बहुत बहुत। यह तिमिरावृत संसद का कोई भवन नहीं, यह सूरज का नूतन रथ है यदि जानो तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह हाहाकार नहीं, यह जीवन की जय है। यह पुरस्कार के लालच का उपनाम नहीं। क्या बात है। बहुत सही। बहुत अच्छा। यह उठा हुआ सर है माँ वीणा पाणी का, यह उठा हुआ सर है माँ वीणा पाणी का, यह दरबारों में बिकता हुआ सलाम नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो मेढक हैं टर्राहट में निपुण और बरसाती हैं, जो राग जिंदगी का गाएं वे कविताएं जीवन की फसल उगाती हैं। मोनिका जी, मैं बीच में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी। ऐसी कविताएं सुन के अगर हमारे साथी साथ के साथ इनको बधाई के तौर पर दो शब्द भी कहना चाहें, जरूर। कारण ये है, ये ऐसी कविता पढ़ रहे हैं जिसमें पूरा कविता का इतिहास, जी। बाकी कविताओं का संग्रह जी। और उसमें जो मर्म छुपा हुआ है जी। उसको ये स्पष्ट कर रहे हैं। जी।
तो हमारे श्रोताओं को समझने में और आसानी होगी अगर यहाँ बैठे विद्वानगण हल्की हल्की सी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस इनके बारे में बताएं। क्या कहते हैं? हाँ जी तो बिल्कुल। मैं बताना जी चाहती जी हूँ। जी बिल्कुल। तो त्रिलोक जी की जो कविता है, उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से कविता को यथार्थ रूप में बिल्कुल सामने Yes. रख दिया है कि कविता कैसी होनी चाहिए Yes. और एक कवि को कैसा होना चाहिए। यस तो कोई किसी भी तरह का आवरण नहीं लेकर के सीधे अपनी आत्मा की बात कैसे अपने श्रोताओं तक पहुंचानी चाहिए, वही कविता है। बहुत गहनता से आपने छोटे छोटे बिंदुओं को जो प्रकाशित किया अपनी कविता में, वो सचमुच बहुत प्रशंसनीय है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सारा सुंदर। खामोश जी आप तिवारी से बात पूछिए। देखिए कौशिक त्रिलोक जी की जो कविता है, इसमें भिन्न इन्होंने कई कवियों का नाम लिया। उस लेखकों के जो पात्र हैं, जो Yes. जीवंत पात्र हैं, बिल्कुल। गोबर है, धनिया है, यहाँ तक कि उन्होंने पूस की रात की बात की। पूस की रात की हल्कू को भला कौन भूल सकता है। वो वैराग्य भरा जीवन, जो ठंड कड़कती ठंड में जिस प्रकार वह खेतों पर जाकर रखवाली करता है ठंड में ठिठुरते हुए, और अंत में उसका वह वैराग्य भी टूट जाता है उस ठंड के मारे, यथार्थ बोझ से वह दब जाता है। उसकी चर्चा की इन्होंने। नागार्जुन की चर्चा की, रेणु की चर्चा की। रेणु की चर्चा से मुझे लगता है कि पूरा अंचल जो है एक उस ग्रामीण पृष्ठभूमि को साकार किया है। तो इनकी कविताओं में जो एक एक पात्र आए हैं कवि के रूप में या उनकी रचनाओं के रूप में, अंधा युग जो है वो कितना बड़ा व्यंग है आज के परिवेश पर। क्या वह संसद से सड़क तक की बात, जब ये सुदामा धूमिल की बात करते हैं, यह संसद की बात करते हैं, संसद से सड़क तक जो धूमिल की कविता है वो कौन भूल सकता है, और किस प्रकार से वह व्यंग है संसद से सड़क तक। तो ये जो आज का परिवेश है, उस इनकी कविताओं में उभरे हुए सारे चरित्र, सारे पात्र, वो प्रतीकात्मक रूप से आज के समाज को व्याख्यायित करता है, रूपायित करता है, और वह घातक मारक क्षमता के साथ कविता को और उभारता है। बहुत एक ये जो बात की। दूसरी बात जो मैं इनका काफ़ी वर्षों से मैं इनको सुनता रहा हूँ, इनकी जो पढ़ने की क्षमता और पढ़ने की जो शैली है वह मुझे आकर्षित करती रही है। त्रिलोक जी का मैं काफ़ी फैन रहा हूँ और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। तो इनकी पढ़ने की जो शक्ति है, पढ़ने की जो शैली है, वह बेहद लुभावनी है, अच्छी है। और ठहर ठहर कर शब्दों को जो कई बार हम कहते हैं ना, चबा कर शब्दों को बोलना, उच्चारण करना, वो अपने आप में अद्भुत है। तो बहुत ही सराहनीय कविता थी। कविता ही नहीं, पूरी कविता की परिभाषा और कविता कैसी होनी चाहिए, कविता में क्या चीज़ें हैं और कविता कैसी होती है, किन चीज़ों का संवाहक होती है, इसे आपने बताया। इसके लिए आप साधु के पात्र हैं। साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एकदम संक्षेप में कहूँगा, त्रिलोक जी ने कविता का पूरा इतिहास, उसका विधान सब कुछ समझा दिया। और ये कविता लिखते और गढ़ते ही नहीं है, जीते हैं। जीते हैं। क्या बात है। बिल्कुल। बिल्कुल सही, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। करीब रह के ये जाना है। बहुत बहुत मैं ये बात कहना चाहती हूँ, कालजयी कविता है और पात्र ऐसे जीवंत से हो उठते हैं, चलचित्र सा नजर आने लगता है। पात्र जो आप जैसे रंगमंच से भी जुड़े हैं, तो रंगमंच के पात्र भी ऐसे, जो नाटक है उनके पात्र एकदम जीवंत हो उठते हैं एकदम, और आध्यात्म छुपा है उसके अंदर, जीवन का आध्यात्म छुपा है। एक एक किरदार को इस तरह जी के आपने शब्दों में बिखेर दिया है कि हर मन को छू रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी ही रचना है, मैं ही हूँ वो पात्र, मैं ही हूँ शायद। बहुत बहुत सुंदर यथार्थ से जुड़ा हुआ चित्रण। आप सब इसमें हैं, और मुझे जो सुख हुआ इस रचना को चुनने का, उसका संदर्भ गंभीर जी को जाता है। नहीं तो मैं ये जो 5-6 किताबें मेरे बाजू में बैठी हैं, कुछ और पढ़ता है। लेकिन जो सवाल आपने सुबह मुझे दे दिया वहाँ बैठे, मैं तो हर जगह से कुरेदा जाता हूँ, हल चला जाता है मुझ में, तो हल आपने चलाया, तो कविता का श्रेय भी आपको जाता है। नहीं तो ये कविता हमारे साझा शायद ना करते। जी त्रिलोक जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं चाहूँगा कि ये पुस्तक मेरे सिरहाने में रखी हो, और जब कभी मैं रात को उठ जाऊँ
तो इसको क्या बार बार मैं बहुत सुंदर। पढूं और इसके जो नए अर्थ हैं वो मुझे बार बार बहुत समझे। सुंदर। ये इतनी सुंदर ढंग से कही गई कविता है, तो मेरा ये मानना है कि ऐसी ही कविताओं की तलाश हमें रहती है और हम आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो में आप जैसी शख्सियत है। जी हाँ, त्रिलोक जी का धन्यवाद इस कविता के लिए मैं इन 4 पंक्तियों से करना चाहूंगी। मान लीजिए मैं ही कविता हूँ, मान लीजिए मैं ही कविता हूँ और मैंने समेट कर रखा है तुम्हारी हर एक चीज को ऐसे, मैंने समेट कर रखा है तुम्हारी हर एक चीज को ऐसे, जैसे कोई इतिहास का विद्यार्थी किसी खोती हुई सभ्यता के निशान बजाता है। बहुत ही सुंदर कविता त्रिलोक जी ने यहाँ प्रस्तुत की। और इस कविता के बाद, त्रिलोक जी के इस सुंदर सुखद अनुभव के बाद, मैं पुनः आदर और सम्मान की श्रेणी में बढ़ती हूँ गुरुग्राम के वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र शर्मा खामोश की ओर, जिनकी कविताओं में, जिनके शब्दों में बेहद रोमांच, बेहद सुकून और ईश्वर के साथ जुड़ जाने का जो भाव होता है, वो आप इनकी गजलों में, इनकी कविताओं में, इनकी नज़्मों में पाएंगे। आप खुद ही इसकी सुखद अनुभूति कर सकते हैं। देखिएगा। जैसे कि आदरणीय त्रिलोक जी ने कहा, गंभीर साहब ने जो बातें कही, तो मैं भी कुछ और बोलने का मन में था, लेकिन अब जो मन में आ रही है एक गजल के कुछ ताज़ा एक है कि मन के अंतस को छुआ करते थे, मन के अंतस को छुआ करते थे और वो भी क्या बोल हुआ करते थे। आज की बड़ा अनर्गल राजनीति में और वैसे आप देखते हैं समाज में कि मन के अंतस को छुआ करते थे और वो भी क्या बोल हुआ करते थे, और सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, मेरे पुरखे ये दुआ करते थे। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। हमारी संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सारी दुनिया में कोई रोग ना हो, मेरे पुरखे ये दुआ करते थे, और गैर की भी खुशी में वो खुश थे, गैर की भी खुशी में वो खुश थे, वो भी क्या लोग हुआ करते थे। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो भी क्या लोग हुआ करते थे। और एक ताजा इसमें शेर ये हुआ कि रोज ही दिखने लगे हैं अब, रोज ही दिखने लगे हैं अब, ईद के चांद हुआ करते थे। क्या बात, वैसे मैंने जो कहा बहुत ही है खूबसूरत। ये संदर्भ है बिल्कुल ताजा, इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर हुई और नेता लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निरंतर जो है रोज ही दिखने लगे हैं अब, ईद के चांद हुआ करते थे। और साल गया है, वक्त ऐसे ही बीतता है, लेकिन वक्त हमें संवारता है कि वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे, बहुत अच्छा। कि वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे कि आईना भी निहारता है। बहुत अच्छा। वक्त कुछ यूं, ये हमारा श्रृंगार है। बहुत खूबसूरत। चेहरे पे जो आता जा रहा है, जो शिकन और झुर्रियाँ आती जा रही हैं, वो श्रृंगार है और वो वक्त संवार रहे हैं हमें कि वक्त कुछ यूं संवारता है मुझे कि आईना भी निहारता है मुझे, और मेरी कमियां गिना गिना करके, मेरी कमियां गिना गिना करके कोई अपना निखारता है। आलोचना से डरना नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। निंदक नियरे राखिए, जी हाँ, श्याम कुठी जी, समाज। मेरी कमियां गिना गिना करके कोई अपना निखारता है मुझे। और एक तरन्नुम से
कि मुझ पे हुजूर एक इनायत तो कीजिए, मुझ पे हुजूर एक इनायत तो कीजिए, और गाहे बगाहे मुझसे अदावत तो कीजिए, गाहे बगाहे मुझसे अदावत तो कीजिए, और मैं और निखर जाऊंगा मुझको यकीन है, मैं और निखर जाऊंगा मुझको यकीन है, मुझसे ही मेरी रोज शिकायत, मुझसे ही मेरी रोज शिकायत तो कीजिए। और एक बचपन से संबंधित एक शेर देखिए, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए माँ के लिए क्या है कि माँ को तुम्हारा बचपना अब तक पसंद है, माँ को तुम्हारा बचपना अब तक पसंद है, फिर से पुरानी कोई शरारत तो कीजिए, फिर से पुरानी कोई शरारत तो कीजिए। और सियासत से एक और शेर निकल के आ रहे सर जी इरशाद। कि खूबी तुम्हारी देख के मुतमईन हूं। राजनीति के कुछ गुण और अवगुण हैं जो बड़े आवश्यक हैं। कि खूबी तुम्हारी देख के मैं मुतमईन हूँ, खूबी तुम्हारी देख के मैं मुतमईन हूँ, आएगी तुमको रास सियासत तो कीजिए, आएगी तुमको रास सियासत तो कीजिए। और राजनीति में ही प्रयोग होता है एक ये शेर देखिए कि कितने हैं मेरे दोस्त जरा ये पता चले, कितने हैं मेरे दोस्त जरा ये पता चले, मेरे खिलाफ आप बगावत तो कीजिए, तो आप बगावत तो कीजिए। और थोड़ा श्रृंगार की आपने बात कही थी, थोड़ा वो भी कह चलूं? जी जी जरूर। प्रेम की बात, छोटी छोटी 4 पंक्तियां कि प्रेम की से कब होता है, जब होता है तब होता है, क्या बात, प्रेम की से कब होता है, जब होता है तब होता है, और प्रेम न जाने कब हो जाए, प्रेम न जाने कब हो जाए, बेबस बेमतलब मतलब होता है, प्रेम न जाने कब हो जाए, प्रेम न जाने कब हो जाए, बेबस बेमतलब होता है। और एक बार राधा जी ने कृष्ण जी से प्रश्न किया कि भाई प्रेम का मतलब तो जरा बताइए, तो वो इसी तरह की 4 पंक्तियां हैं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि प्यार किसी से जब होता है, क्या कोई मतलब होता है, प्यार किसी से जब होता है, क्या कोई मतलब होता है, ओ यार जहां मतलब आ जाए, यार जहां मतलब आ जाए, प्यार वहां फिर कब होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सरल ढंग से और बड़ी गहरी जो हैं जज्बातों को बयान किया गया। तो नरेंद्र शर्मा खामोश जी की ये कविता, ये नज्म, ये रचनाएं, ये गजलें एक छोटी सी बात को अपने भीतर समेटे हैं। क्या
मुझे छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी। वाह। मुझे छोड़कर वो खुश है तो शिकायत कैसी, अब मैं उन्हें खुश भी न देखूं तो मोहब्बत कैसी। बहुत अच्छा। तो खामोशी की इस रचना पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि इनकी इन भावनाओं को, इन संवेदनाओं को, इन शब्दों को, इस मर्म को सुनने के बाद हमारे भीतर कौन सा भाव है जो सबसे पहले जागता है। तिवारी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, इन्होंने कई तरह की जैसे रचनाएं राजनीतिक रूप से भी इन्होंने की हैं। पहले मैं उस पक्ष को लेकर चलता हूं और फिर प्रेम वाला पक्ष जो इनका जो था उसे हम बात करेंगे। राजनीतिक रूप से जो ईद का चांद जो इन्होंने बाद में उन्होंने बताया भी कि ये मौजूद, ये जो आज का संदर्भ है, आज की जो स्थिति है, जैसा कि अभी हम देखते हैं कि चुनाव का समय है और जिन्हें हम कभी दर्शन भी नहीं करते थे, जो हमें दुत्कार देते थे अपने दरवाजे से, आज वो हमारे दरवाजे पर हैं, आते हैं और सलाम करते हैं, हमें ही अपना सब कुछ बताते हैं। तो ये ईद का चांद वाली जो बात है वो आज के इसमें, तो इन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही रिदम में गाकर और बहुत ही सौम्य आवाज में इन्होंने उस बात को रखी। एक तो ये है। दूसरा जो प्रेम का जो है, प्रेम तो सचमुच में अद्भुत है और प्रेम जो करता है, करना मैं शब्द कह रहा हूं, वहां प्रेम नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। प्रेम तो ऐसी चीज है जो अपने आप हो जाता है, जिसे जिया जाता वो है। हाँ, एहसास ही है वो। तो उस एहसास की बात की इन्होंने, राधा कृष्ण की बात की यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अद्भुत बहुत कविता बहुत थी धन्यवाद। प्रेम पर। त्रिलोक जी, आप खामोशी की रचना के बारे में कुछ देखिए, कहना चाहेंगे? मैं जब किसी को सुनता हूँ तब ये भी मेरी कोशिश होती है कि वो जो रचनाकार है, जो रचना वो पढ़ रहा है, क्या वो दोनों आपस में एक दूसरे को जी रहे हैं। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। तो खामोश जी क्योंकि मैं जानता हूँ, अच्छा, पढ़ने का जो अंदाज इनका है वो ये बताता है कि ये अपने अनुभव में से बोल रहे हैं। यस। तो जब भी कोई भी रचना अपने तजुर्बे की ज़मीन से उठ करके बोलती है, आप उससे सहमत हो, कम सहमत हो, मैं तो कहता हूँ उसके विपक्ष में भी खड़े हो जाएं बेशक, वो अपनी ताकत का असर आप पर छोड़ती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो लोग जी, ऐसा नहीं लगता कि जैसे एक मित्र अपनी कॉन्फिडेंस की बात दूसरे मित्र से बिल्कुल। कह रहा हो, इनका उच्चारण, इनके भाषा का स्वर, ये सारी बातें कविता को तो परफेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन इनके अंदाज को भी बहुत लाजवाब कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे बहुत दिल से जुड़ी हुई धड़कन को ये दूसरे व्यक्ति को कहने का प्रयास कर। बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत असल में वो जो प्रेम पर जब बोल रहे थे ना, हाँ। तब मैं ये सोच रहा था कि हम जो 64-65 साल के आदमी हैं, हाँ जी। लगता है हमने प्रेम करना अब सीखा है। जी। सच में Thank तो God. प्रेम जो है, जिसको दुनिया प्रेम करती है, जो देह की भाषा बोलता है, वो प्रेम नहीं। अब हम प्रेम तक पहुंच रहे हैं। जी। और एक शेर मुझे याद आ रहा, खामोशी इरशाद। आपके लिए है हाँ। कि इश्क ना हो, उम्र भर ना हो, चलेगा। क्या बात और इश्क जब होता है तो होता बहुत है। है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। जीवन का आरंभ ही है। है ना? जी, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी लोगों की बात। अगर आप खामोश जी की रचना के बारे में कुछ कहना चाहते मैं ये हैं? कहना चाहती हूँ, आत्मबोध से जुड़ी हुई रचनाएं हैं और सात्विक प्रेम से वाह। जुड़ी हुई रचनाएं हैं। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम तो सात्विक था और ये मन का प्रेम था, तन का प्रेम नहीं था। और पूरे विश्व में वही प्रेम नेचुरल प्रेम है, जो सारी पेड़ पौधे पक्षियां वो जो प्रेम करते हैं, वही प्रेम आपकी कविता में झलक रहा था। बहुत सुंदर। और वो चीज आप जी रहे हैं, जो लिख रहे हैं, अर्थात आपके अंदर वो जी रहे हैं, वही लिख रही है। बहुत बहुत सुंदर व्यक्तित्व है आपका, जैसी रचना वैसा व्यक्तित्व। बहुत बहुत सुंदर। निवेदिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो नरेंद्र शर्मा खामोश जी का जो उपनाम है वो है खामोश।
लेकिन वो जो शेरों में जो बात बोल जाते हैं उस तरीके से बोलते हुए बहुत कम सुनने में आया है, और बहुत सुंदर तरीके से शेर कहे हैं। सियासत से जुड़े हुए शेर ऐसे ही है कि सियासत को दूर से एक आवाम कैसे दिखती है, और वो उन्होंने अपने शेरों में कहा है। बहुत सुंदर जड़ों से जुड़े हुए शेर हैं इनके। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर। तो मित्रों, आज की इस गोष्ठी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और जहाँ प्रेम की, जहाँ सच्चाई की, जहाँ दिल की, जहाँ मन की बात चल रही हो, वहाँ राधा गोविंद के जिक्र से हम अछूते रह जाएं, ये हो नहीं सकता। और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ पुनः निवेदिता जी को आमंत्रित करूंगी कि मोहब्बत कौन करता है, अदावत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, अदावत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मैं आमंत्रित करती हूँ मुक्ता निवेदिता जी को कि वो आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत। बहुत शुक्रिया मोनिका जी। तो जहाँ प्रेम की बात चल रही है तो वहीं से शुरू करती हूँ। तो रूहानी रिश्तों पर एक कथा लिखी है, तो पेश है। दिलों की उनसियत का तस्करा कैसा, नहीं है इल्म जिनको मशवरा कैसा। दिलों की उनसियत का तस्करा कैसा, नहीं है इल्म जिनको मशवरा कैसा। समझते जो नहीं जज्बात रूहानी, अकारत सब सलाही तबसरा कैसा। अकारत सब सलाही तबसरा कैसा। बहुत शुक्रिया। अब ये एक और कथा है कि भटकती रूह को कोई ठिकाना चाहिए था। भटकती रूह को कोई ठिकाना चाहिए था, हवा की नम जबीं पर आशियाना चाहिए था। हवा की नम जबीं पर आशियाना चाहिए था। हथेली में छुपाकर प्यार से देता दुआएं। हथेली में छुपाकर प्यार से देता दुआएं। सयानों के जहां में एक दीवाना चाहिए। सयानों के जहां में एक दीवाना चाहिए। वो शेर पेश कर रही हूँ। तो 2 गज़लें हैं, छोटे 5-5 शेर हैं बस दोनों में। चटकते अक्स जिनके खूब आईना दिखाते हैं, जहां में अब भटकते लोग भी राहें बताते हैं। चटकते अक्स जिनके खूब आईना दिखाते हैं, जहां में अब भटकते लोग भी राहें बताते हैं। और अगला शेर है कि दरख्तों के जरिए ये बात कही है, लेकिन आपके दिलों तक पहुंचेगी। जरा बूढ़े दरख्तों का सिसकना तो सुना होता। जरा बूढ़े दरख्तों का सिसकना तो सुना होता। तड़प कर नींद में भी जो परिंदों को बुलाते हैं। तड़प कर नींद में भी जो परिंदों को बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया। और यहाँ जिनकी ज़बां पर भी लगी है कई पहरे, यहाँ जिनकी ज़बां पर भी लगे हैं अब कई पहरे। बयां कर नज्म में कुछ घाव वो अपने सुखाते हैं। बयां कर नज्म में कुछ घाव वो अपने सुखाते हैं। और अगला शेर है कि गलीचे से सजे थे हम बिना आवाज के कब से। गलीचे से सजे थे हम बिना आवाज के कब से। भला क्यों चीखते हो जब करीने से उठाते हैं। भला क्यों चीखते हो जब करीने से उठाते हैं। और आखिरी शेर है इस गजल का कि छुपा कर खंजरों को रख रहे जो पीठ के पीछे। छुपा कर खंजरों को रख रहे जो पीठ के पीछे, वही अब ठोक कर छाती अमन सबको पढ़ाते हैं। बहुत सुंदर, वही अब ठोक कर छाती अमन सबको पढ़ाते हैं। एक गजल और है, मतलब पेश है जी। बगावत यूं अचानक ही नहीं होती जमाने में, कई अरसे लगे हैं बर्फ को खुद को गलाने में। बगावत यूं अचानक ही नहीं होती जमाने में, कई अरसे लगे हैं बर्फ को खुद को गलाने में। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर है कि नहीं सोचा कभी संभाल पाएगा मशाले भी। नहीं सोचा कभी संभाल पाएगा मशाले भी। बहुत कोई डरा था एक दिए को भी जलाने में। बहुत कोई डरा था एक दिए को भी जलाने में। और भरेंगे जख्म कैसे वक्त का मरहम नहीं काफी। भरेंगे जख्म कैसे वक्त का मरहम नहीं काफी। मदद तकलीफ कर देती, मदद तकलीफ करती याद जुल्मों की दिलाने में। मदद तकलीफ करती याद जुल्मों की दिलाने में। और अगला शेर है कि मिलेंगे राह में उस्ताद भी लाखों यहाँ, लेकिन
मिलेंगे राह में उस्ताद भी लाखों यहाँ, लेकिन लगाता कौन अपनी जान किसी को कुछ सिखाने में, लगाता कौन अपनी जान किसी को कुछ सिखाने में। और इस गजल का आखिरी शेर है, बहुत मन से लिखा है, सुने। बड़ा ही शौक था उनको बताने का हमें कमतर, बड़ा ही शौक था उनको बताने का हमें कमतर, मजा आया तभी शायद हमें कुछ कर दिखाने, मजा आया तभी शायद हमें कुछ कर दिखाने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। निवेदिता जी की इन रचनाओं को पढ़ने के बाद जब मन में एक आवाज आई तो क्या कि अपनी ही आवाज को बेशक कान में रखना, अपनी ही आवाज को बेशक कान में रखना, शहर की खामोशी को भी ध्यान में रखना, कल तारीख खुद को स्वयं दोहराएगी, लेकिन आज के मंजर को भी ध्यान में रखना। निवेदिता जी की इन रचनाओं पर हम जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोतावर्ग की क्या प्रतिक्रिया है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी हमारे रेडियो बूज परिवार के निदेशक श्री मुकेश गंभीर जी से। मोनिका जी, सच बात है, मैं अचंभित हूँ कि ऐसी श्रेष्ठ कवित्री अब तक हमसे क्यों नहीं मिली। कारण ये है कि कटाक्ष का कटाक्ष करती हैं और बातों में इतनी जबरदस्त रेवोल्यूशनरी अप्रोच है कि मेरा ये मानना है कि जैसे कोई पुरानी जड़ों को उखाड़कर उनको नया रूप देना चाहती हूँ, बहुत सुंदर, इस तरह की इनकी कविताएं हैं और जीवन का फलसफा भी झलकता है। सिर्फ कविता का स्वाद नहीं, आपको उसमें फिलॉसफी भी समझ आती है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें तो बहुत खूब कविता कहेंगी, बहुत खूब फिलॉसफी कहेंगी और दर्शन भी जीवन का समझाने में बहुत सहायक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा ये जो देश है, ये कलाम का, महात्मा गांधी का, त्रिपाठी का, निराला का, महादेवी वर्मा का और अमृता प्रीतम जैसे साहित्यकारों का देश है। और आज आप सबके बीच उन्हीं के वंशज, उन्हीं के बच्चे कहीं आपके बीच बैठे हैं। इनकी प्रतिक्रिया की इस श्रृंखला को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो हम चलेंगे मुक्ता मिश्रा जी की ओर कि निवेदिता जी की रचनाएं सुनने के बाद उनके जहन में क्या सबसे पहले आता है। जी, बहुत ही मार्मिक है इनकी रचना। छोटे छोटे शेरों के माध्यम से उन्होंने उस मार्मिकता को पकड़ा है, इतनी गहराई से उस बात को रखा है, वो महसूस करती हैं जीवन की वो छोटी छोटी जो उन्होंने अपनी रचनाओं में वो छोटे छोटे भाव मनोविज्ञान को दर्शाती हैं जीवन के। और राजनीति को भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी रचना में इस तरह से कटाक्ष दिए हैं कि बिल्कुल यथार्थ से जुड़े हुए हैं और अध्यात्म भी है। और मैं तो ये कहूँगी कि इतनी गहराई और इतनी सुंदर सोच, यानी जीवन को बहुत नजदीक से देखा है आपने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता मिश्रा जी। और अध्ययन के बाद इतनी खामोश जी से भी निवेदिता जी की रचनाओं पर प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती हूँ। हाँ, निवेदिता जी बहुत ही गहरा चिंतन है इनका और छंद पे इनकी पूरी पकड़ है और बहुत ही उम्दा बात कह रही हैं। प्रकृति के माध्यम से भी, राजनीति के माध्यम से भी इन्होंने कहा, सिखाता कौन है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा कहा, बहुत। लेकिन ये लगातार सिखा रही हैं लोगों को, ये अच्छी बात, ये प्रयास जारी है। हाँ जी, ये काफी सिखा रही हैं। इनके छत्र छाया में काफी लोग सीख रहे हैं। तो निवेदिता जी की रचनाओं को सुनने के बाद इस काव्य धारा के प्रवाह के साथ साथ हम थोड़ा और बहते हैं और मैं चलती हूँ रेडियो बूज परिवार के निदेशक डॉक्टर गंभीर की ओर, जो इस परिवार के न केवल वट वृक्ष हैं बल्कि आप ये कह लीजिए कि हम सब छोटे बच्चे इनकी छाया में पल बढ़ रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में आज हम सब आपके बीच हैं। और मुकेश गंभीर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, साहित्य जगत में एक अमिट हस्ताक्षर के रूप में ये जाने जाते हैं। और शायरी की अगर मैं बात करूं
तो जहन में, मन में, मस्तिष्क में और दिल में सीधा उतर जाने वाले शब्दों का शब्दकोश अगर किसी के पास है तो वो गंभीर जी हैं। आप खुद ही देखिए और इनकी रचनाओं का आनंद लीजिए। मैं बहुत विनम्र निवेदन के साथ, बहुत विनम्र निमंत्रण के साथ आपको बुलाती हूँ श्री गंभीर जी। मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि शायर हूँ, कवि हूँ, कहानीकार हूँ, लेखक हूँ, उनमें एक अलग तरह का जज्बा रहता है जी। अगर वो जज्बा ना हो तो मैं ये समझता हूँ कि आज छुट्टी का दिन है, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर अपनी गृहस्थी निभा रहे हैं और भी कई काम करने होते हैं, कर रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को छोड़कर अगर आप यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं तो ये हम सब के भीतर का जो पैशन है वो हमें मजबूर करता है कि हम अपनी बात को कहें और लोगों तक पहुँचाएं। इन्हीं भावों से जुड़ी हुई जो चंद मेरे ऐसे विचार हैं वो मैंने अपनी शायरी के माध्यम से कहे हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है और रग रग में मेरे नया खून देती है। दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। आगे कहा कि लोग जी कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ, मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। और कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ, उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। मेरा त्रिलोक जी ये मानना है कि शायर हो, कवि हो, लेखक हो, उसका एक फर्ज बनता है कि वो सतत रूप से जितनी जागृत अवस्था में वो पहुंचा है उस जागरण को वो आम लोगों में भी बांटे। अगर वो नहीं बांटता तो ये एक अपराध है जो वो करता है। बुद्ध को भी जब ज्ञान हुआ था तो बहुत देर तक वो चुप हो गए थे, तो कहते हैं देवताओं ने उनसे कहा कि ऐसा मत करिए। विरला कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इस तरह से जागता है, और अगर तुम नहीं जगाओगे तो तुम्हारे बाद पता नहीं कब कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा या नहीं भी होगा। तो मैं एक बात कहता हूँ, इस बात को समझते हुए कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, और सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। और अंत में एक बात जो एक कन्फेशन भी है, मेरा सारा उम्र ब्यूरोक्रेसी में गुजरा, उस ब्यूरोक्रेसी में जहां पर गर्दन अकड़ी रहती है और अहम इतना जबरदस्त रहता है कि आप इंसान को कम इंसान समझते हैं और अपने को खुदा मान लेते हैं। लेकिन जब हमने शायरी में कदम रखा और समझ आई बात, तो एक कथा निकला कि छोड़ा है अहम जब से, कि छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नजर आने लगा। बहुत बढ़िया। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है और गम को संजोया है
कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आना हुनर चाहिए। बहुत आना जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो गंभीर जी की इन रचनाओं को, इन नज़्मों को, इन गज़लों को सुन के ऐसा लगा कि थी अपनी खुददारियाँ टूटे उम्र तमाम, थी अपनी खुददारियाँ टूटे उम्र तमाम, वरना बहकर धार संग होते शालीग्राम। क्या तो लीक से हट कर चलने का हुनर यदि सीखना हो तो गंभीर जी के व्यक्तित्व को देख करके ये हुनर सीखा जा सकता है। और गंभीर जी की रचनाओं की प्रतिक्रिया पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले मैं चलूंगी खामोश जी की तरफ कि इनकी रचनाओं को सुनकर क्या एहसासात हैं जो आपके भीतर सबसे पहले आते हैं। ये समाज में और आमजन की जो आवाज़ है उसको ऊपर लाने के लिए इन्होंने ये मिशन चलाया है। और इनकी कोशिश है कि इनकी शायरी से भी लगता है कि वो बात ऊपर तक जानी चाहिए, जी। वो मिशन को लेके ही चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अन्यथा वो बहुत समर्थ सरकारी अधिकारी रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनका एक अलग ही अंदाज था और वो आम अधिकारी से अलग उनका व्यवहार अलग ही गिना जाता था इनको, जी। वो वहाँ भी झलकता था। और जो आदमी शायरी में डूबा है वो उम्र को भी माप देता है। तो वैसे ये भी आराम से रह के और कहीं घूमने घामने में समय बिता सकते थे, लेकिन इस मिशन को लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहा जाता है खामोशी की जाने है ये सारी दुनिया, दुनिया सारी जाने है, जाने है ये सारी दुनिया, दुनिया सारी जाने है, और मन मेधा पर भारी था, मन मेधा पर भारी है। क्या बात है, बहुत मैं आदरणीय तिलोक जी की ओर चलूंगी कि इनकी रचनाओं के को सुनने के बाद क्या वो सोचते हैं। मैं अभी जितना गंभीर जी से मिला हूँ, अभी मैं इन्हें ढूंढ रहा हूँ और मैं ये दावा करूँ या मैं ऐसा प्रस्तावित कर दूँ कि मैंने इतनी रचना सुनकर गंभीर जी को जान लिया तो ये एक बड़ा झूठ हो जाएगा। जी जी। और झूठ से कविता हमें बचाती है। अच्छा मुझे जो लगा वो सबसे बड़ा ये कि कविता किसी मनुष्य को ऊपर उठने में किस तरह मदद कर सकती है। यस। वो मैंने एक मनुष्य के अंदर देखा जिनका नाम आप जिन्हें गंभीर कहते हैं, मैं भी उनको कोई नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये अपने गंभीर शब्द से बाहर निकल रहे हैं, जो अध्यात्म की भाषा हो सकती है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक शेर आपके लिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि देख कर जिसको लगे अपना सा है, हर किसी को एक चेहरा चाहिए। वो अपना सा एक चेहरा मुझे आज मिला है और इस गुण को मैं देर तक इसका आस्वादन करूंगा और अभी व्याख्या करने पर नहीं आऊंगा। वैसे भी हमारे यहाँ एक ये मर्यादा रही है कि मैं अपने पिता के बारे में कम बोलता हूँ, दादा के बारे में बिल्कुल नहीं बोलता, बस एक एहसास होता है और उसको हम समझ अपने आप को उससे करते हैं। तो अभी मिले हैं हम और अभी और सुना जाएगा। मैं इतने सुनने को पर्याप्त तो नहीं कह रहा हूँ, ये आज की मीटिंग की बात अलग है, इसकी सीमाएं समय की हो सकती है। इतना बढ़कर मैं भी कविताओं पर टिप्पणी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। जो तो शौकिया तौर पर हम अध्यापक रहे तो बोल लेंगे, पर मैं नहीं बोलना चाहता। मुझे मनुष्य बेहतर लग रहे हैं, इसलिए कविताएं भी बेहतर होंगी, ये भरोसा मुझ में है। और मैं भी और जब किसी दिन बहुत फुर्सत होगी, है ना, मैं तो चाहता हूँ, सॉरी आपका समय बहुत ले रहा हूँ, कि एक दिन एक गंभीर जी को सुना जाए, एक दिन एक खामोश जी को सुना जाए, एक दिन एक तिवारी जी को सुना जाए, एक दिन मुक्ता जी को सुना जाए, एक दिन आपको सुना जाए, एक दिन जो हमारा संचालन कर रही है बड़ी बेरहमी के साथ और बड़े प्यार से मोनिका को सुना जाए। कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता। और तलाशता फिरता हूँ खुद को खुद ही में मैं, तब जाकर बरसों बाद वो मुझको मेरा स्वरूप समझाता। बहुत सुंदर, अभी तो मैं ही तलाश एक खूबसूरत तलाश है, लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत। देखिए तिलोक जी की इस प्रतिक्रिया के को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बात कह रही हूँ, जान लीजिए।
यस बात कह रही हूँ जान लीजिए, और खुद को जानना चाहते हैं तो त्रिलोक जी की आंख में झांक लीजिए। जान